सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आकलन के तरीकों के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में आकलन का किस तरह उपयोग करते हैं। इसके बाद हम कोष्ठक के बारे में जानेंगे और उसका प्रसार किस तरीके से किया जाता है यह भी सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आकलन का उपयोग जानें। हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में आकलन का उपयोग सबसे पहले योग यानी कि जोड़ अथवा अंतर यानी कि घटाव में आकलन का प्रयोग करते हैं एवं आकलन का उपयोग हम गुणनफल के लिए भी करते हैं, जिसमें हम संख्याओं को गुना कर करीबन करीब की संख्या बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम योग का आकलन सीखें। इसे समझने के लिए मैं आपको रमेश व रानी से मिलाना चाहूंगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रमेश और रानी बाजार गए। रमेश को लट्टू खरीदना था जिसकी कीमत 18 रुपए थी। वह रानी को कूदने वाली रस्सी जिसकी कीमत 75 रुपए थी। तो रमेश व रानी को कुल जोड़ लट्टू एवं कूदने वाली रस्सी की कीमत कितनी देनी होगी? क्या आप बता सकते हैं? ये बहुत ही सरल है, आइए सीखते हैं कैसे। रानी को चाहिए थी कूदने वाली रस्सी जिसकी कीमत थी 75 रुपए। 75, 70 एवं 80 के बीच की संख्या है जिसकी दूरी 70 एवं 80 से बराबर है। तो बताइए 75 की दहाई के निकटतम संख्या कितनी होगी? जी हाँ, 80। इसीलिए 75 रुपए के दहाई के निकटतम दाम जो होगा वह होगा 80 रुपए। अब चलते हैं रमेश के पास। रमेश को खरीदना था लट्टू जिसकी कीमत थी 18 रुपए। 18, 10 एवं 20 के बीच की संख्या है। 10 एवं 20 के बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या जो है वह है 15। 18 इस संख्या रेखा में करीबन करीब हमें यहाँ मिलेगी। तो 18, 10 एवं 20 से किसके निकट है? जी हाँ, 20 के। इसलिए 18 के दहाई के निकटतम संख्या जो होगी वह होगी 20 रुपए। तो 75 रुपए के दहाई के निकटतम 80 जोड़ 18 रुपए के दहाई के निकटतम 20, कुल जोड़ के कितने हो गए? जी हाँ, 100 रुपए। इसका मतलब रमेश व रानी को कुल जोड़ उन्हें 100 रुपए देने होंगे। आइए अब हम अंतर का आकलन सीखें। आपको हमारे पिछले वीडियो से सुरेश तो याद ही होगा। सुरेश को एक बस्ता खरीदना था जिसकी कीमत थी 95 रुपए और उसने आकलन कर यह निकाला था कि 95 के लिए उसे 100 रुपए के नोट देने होंगे। सुरेश के लिए सबसे खुशी वाली बात तो तब हुई जब उसे मालूम चला कि इस बस्ते पर 26 रुपए का छूट है। तो अब बताइए आकलन करा उसे कितने पैसे देने होंगे? तो सुरेश को खरीदना था बस्ता जिसकी कीमत थी 95 रुपए। 95 होता है 90 व 100 के बीच की संख्या और वह बिल्कुल बीचों बीच होता है, इसलिए उसकी दूरी 90 व 100 से बराबर होती है। तो 95 के निकटतम 90 व 100 में से कौन सी होगी? जी हाँ, 100। इसलिए 95 के दहाई के निकटतम संख्या 100 रुपए होगी। आइए अब हम छूट का आकलन निकालें। 26 दहाई के विभिन्न संख्याएं 20 व 30 के बीच आएगा। 20 व 30 के बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या 25 होती है और इस संख्या रेखा में 26 कहीं यहाँ आएगा। तो बताइए 26, 20 व 30 से किसके निकट है? जी हाँ, 26 30 के निकट है। इसलिए 26 के दहाई के निकटतम संख्या जो होगी वह होगी 30। तो बस्ते की कीमत हो गई 100 रुपए और आकलन कर छूट की करीबन करीब कीमत हमने निकाल ली 30 रुपए। तो 100 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 70, यानी कि
रमेश को देना पड़ेगा 70 रुपए। आइए अब हम गुणनफल का आकलन सीखें। रानी को एक चीज बहुत ही पसंद है, क्या आप बता सकते हैं यह क्या है? जी हाँ, यह इमली की खट्टी मीठी गोली है। इसके एक पैकेट की कीमत 18 रुपए है और रानी ढेर सारा इमली की खट्टी मीठी गोली खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने तय किया कि वह 22 पैकेट खरीदेगी। तो आइए अब हम आकलन कर यह निकालें कि रानी को कितने पैसे देने होंगे। तो गोली के एक पैकेट की कीमत थी 18 रुपए। 18 दहाई के विभिन्न संख्याएं 10 एवं 20 के बीच आएगा और 10 एवं 20 के बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होती है 15। तो 18 हमें इस संख्या रेखा में करीबन करीब यहाँ मिलेगा। तो बताइए 18 10 एवं 20 के किसके निकट है? जी हाँ, 18 की जो निकटतम संख्या होगी वह होगी 20, इसलिए 18 रुपए के दहाई के निकटतम संख्या जो होगी वह होगी 20 रुपए। अब उसे खरीदनी थी 22 पैकेट। 22 दहाई के 20 एवं 30 के बीच आएगा। 20 व 30 के बीचों बीच वाली संख्या होती है 25 और 22 हमें करीबन करीब मिलेगा यहाँ। तो बताइए 22, 20 व 30 से किसके निकट है? जी हाँ, वह 20 से निकट है, इसीलिए 22 का जो दहाई के निकटतम संख्या होगी वह होगी 20। एक पैकेट का आकलन मूल्य हो गया 20 रुपए और 22 पैकेट का आकलन हो गया 20। तो 20 गुना 20 कितने हो गए? जी हाँ, 400। इसलिए रानी को 400 रुपए देने होंगे। आइए अब मैं आपको राजू व मीना से मिलाऊं। राजू व मीना एक दिन मेले में गए घूमने। वहां उन दोनों ने गुब्बारे खरीदने का सोचा। राजू ने कहा उसे 5 गुब्बारे खरीदने हैं और मीना को 4 गुब्बारे। एक गुब्बारे की कीमत 5 रुपए। तो बताइए दोनों को जोड़कर कितने पैसे देने होंगे? इसके लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। राजू को चाहिए थे 5 गुब्बारे और एक गुब्बारे का दाम था 5 रुपए। तो 5 गुब्बारे का हो गया 5 रुपए गुना 5। मीना को चाहिए थे 4 गुब्बारे, तो उसकी कुल कीमत हो गई 5 रुपए गुना 4। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें कुल कीमत मालूम चल जाएगी, मगर 5 रुपए दोनों के गुब्बारों के दाम थे, इसीलिए हम 5 रुपए को बाहर रख कोष्ठक के अंदर गुब्बारों की संख्या रखेंगे। तो कोष्ठक के अंदर हो गए 5 जोड़ 4 जो कि हो गया 9, इसलिए 5 रुपए गुना 9 जो कि हो गया 45 रुपए। इसका मतलब मीना एवं राजू को कुल जोड़ 45 रुपए देने होंगे। आइए अब हम कोष्ठक का प्रसार सीखें। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ 2 संख्याएं ली हैं, 7 गुना 102। 102 बड़ी संख्या है, तो क्यों ना हम इसका प्रसारित रूप लिख लें। यह होगा 100 जोड़ 2। 102 को हम 7 से गुना कर रहे थे, इसलिए 100 जोड़ 2 को भी हम 7 से गुना करेंगे। सबसे पहले हम 7 को 100 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 100 हो गया 700 जोड़ 7 गुना 2 हो जाएगा 14। तो 700 जोड़ 14 हो जाएगा 714। तो था ना कोष्ठक का प्रसार भी आसान। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि आकलन का उपयोग हम कैसे जोड़ एवं घटाव एवं गुणनफल के लिए करते हैं, और अंतिम में हमने यह सीखा कि कोष्ठक क्या होता है और कोष्ठक का प्रसार किस तरीके से किया जाता है। हम अपने अगली वीडियो में रोमन संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। 296 प्लस 206 का आकलित योग कितना होगा? ऑप्शंस हैं ए 400, बी 500, सी 600 या डी 700। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 500। 83 माइनस 19 का आकलित अंतर कितना होगा? ऑप्शंस हैं ए 60, बी 70, सी 80 या डी 90। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 60। 32 गुना 19 का आकलित गुणनफल कितना होगा? ऑप्शंस हैं ए 400, बी 500, सी 600 या डी 800। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा।
सही उत्तर है ऑप्शन सी 600। 5 गुना 100 माइनस 8 का मान कितना होगा? ऑप्शंस हैं ए 450, बी 460, सी 470 या डी 480। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 460। अगर एक कलम 6 रुपए की है, 5 कलम देव ने लिए और 4 कलम रमेश ने, तो बताइए देव और रमेश को मिलकर कुल कीमत कितनी देनी होगी? ऑप्शंस हैं ए 51 रुपए, बी 52 रुपए, सी 53 रुपए या डी 54 रुपए। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 54 रुपए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संख्याओं की जानकारी भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम रोमन संख्यांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम रोमन संख्यांक की भूमिका के बारे में जानें। हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में अंकों को दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी एक वस्तु के लिए 1, व 2 वस्तु के लिए 2, व 3 वस्तु के लिए 3। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8 व 9। इन संकेतों को हम हिंदू अरेबिक संख्यांक कहते हैं। इसी प्रकार रोम के निवासियों ने भी एक संख्यांक बना रखा है और उसे हम रोमन संख्यांक कहते हैं। उनके संकेत अंग्रेजी के संकेतों के जैसे थे, जैसे I, V, X, L, C, T, M, और उनके मान कुछ इस प्रकार होते हैं। I का मतलब 1, व V का मतलब 5, व X का मतलब 10, व L का मतलब 50, व C का मतलब 100, D का मतलब 500, व M का मतलब 1000। मगर संख्याएं तो और भी होती हैं, जैसे 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12। तो हम इसे कैसे लिखेंगे अपने रोमन संख्यांकों में? इसके लिए उन्होंने अलग नियम बनाए। आइए अब हम वो समझें। संकेतों का जितनी बार पुनरावृत्ति हो हम उतनी बार उसे जोड़ देंगे। जैसे 2 बार I लिखने पर 1 I का मान होता है 1, तो हमने जोड़ दिया 1 जोड़ 1 जो कि हो गया 2। इसी प्रकार अगर हम 3 बार I लिखें तो वह हो जाएगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जो कि हो गया 3। तो क्या इसी प्रकार 4 बार I लिखने पर यह 4 हो जाएगा? नहीं, हम किसी भी संकेत को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते, इसलिए 4 लिखने के लिए हम इसे अलग संकेत से लिखेंगे, जो हम आज की वीडियो में आगे सीखेंगे। जिस प्रकार I के पुनरावृत्ति कर हमने 3 बार I लिख इसे 3 बनाया था, इसी प्रकार X की पुनरावृत्ति कर 2 बार X लिख 10 जोड़ 10 होगा जो कि 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 बार X की पुनरावृत्ति कर हम 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जो कि 30 के बराबर हो जाएगा। तो क्या इसी प्रकार 40 को हम X X X X लिख सकते हैं? जी नहीं, कृपया कर याद रखें कि किसी भी संकेत को हम 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते। तो आइए अब हम इनके नियम सीखें। सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि कैसे हम एक रोमन संख्या को हिंदी अरेबिक संख्या में बदलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रोमन संख्या लिया है। V का मतलब होता है 5, I का मतलब होता है 1 व I का मतलब होता है 1। जब हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो अगर अंक बढ़ते से घटते हुए हैं तो हम सारे अंकों को जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना होगा? जी हाँ, 7। इसी प्रकार मैंने X V I ले रखा है। X का मान होता है 10, V का मान 5 व I का मान 1। तो अगर हम दोबारा बाएं से दाएं की तरफ जाएं तो संख्याएं बड़ी से छोटी होते जा रही हैं। इसका मतलब हम संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 10 जोड़ 5 जोड़ 1 कितना होगा? जी हाँ, 17। अब
मैंने I व V ले रखा है। I का मान होता है 1 व V का मान 5। जब मैं बाईं से दाएं की तरफ बढ़ूंगा तो इस बार संख्या छोटी से बढ़ती हुई है, तो फिर क्या होगा? जी हाँ, अब हमें घटाना है। आप इसे कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं। बाएं से दाएं तरफ जाते वक्त अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से पहले है तो हमें घटाना है, और अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से पहले है तो हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 5 से पहले है जो कि छोटी संख्या है, तो फिर हम 5 से 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जी हाँ, 4। इसका मतलब IV का मतलब होता है 4। इसी प्रकार मैंने यहाँ XIX ले रखा है। X का मान होता है 10, I का मान 1 व X का मान 10। बाएं से दाएं की ओर बढ़ते वक्त छोटी संख्या बड़ी संख्या से पहले है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा? जी हाँ, पहले हम यहाँ घटाएंगे। तो 10 से अगर हमने 1 घटा दिया तो कितना बचा? 9। तो अब इन दोनों संख्याओं की जगह हम लिख लेंगे 9। अब आप दोबारा देख सकते हैं कि बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते वक्त 10 और 9 जो कि बड़ी व पहले है और छोटी बाद में है, तो 10 जोड़ 9 कितना हो जाएगा? 19। तो XIX का मतलब कितना हुआ? 19। आइए अब हम हिंदी अरेबिक संख्यांक से रोमन संख्यांक में बदलना सीखें। आपको किसी संख्या का प्रसारित रूप लिखना तो याद ही होगा। इसी प्रकार जब भी हमें कोई हिंदी अरेबिक संख्या दी हुई हो और उसका हमें रोमन संख्या में बदलना हो, तो हम सबसे पहले उस हिंदी अरेबिक संख्या का प्रसारित रूप लिख लेंगे। जैसे यहाँ 13 है तो 13 का प्रसारित रूप हुआ 10 जोड़ 3। 10 का अरेबिक संख्यांक का संकेत होता है X व 3 को हम लिखते हैं I। तो इन दोनों संकेत को जोड़कर क्या होगा? जी हाँ, XI। तो 13 को हम XI से लिखेंगे। इसी प्रकार अगली संख्या मैंने ली है 14। 14 का प्रसारित रूप कितना होगा? 10 जोड़ 4। 10 का रोमन संख्यांक का संकेत होता है X, और 4 का क्या हम 4 बार I लिख सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। याद रखें, किसी भी संकेत को हम 3 ही बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो 4 को किस प्रकार लिखेंगे? 4 को लिखने के लिए क्या हम 5 से 1 घटा लिख सकते हैं? तो जी हाँ, तो 5 का संकेत होता है V और 1 का संकेत होता I, लेकिन V पहले हो गया, इसका मतलब कि बड़ी संख्या पहले। तो हम क्या करेंगे? दोनों संकेतों को एक दूसरे से बदल देंगे। तो 4 की जगह हम लिखेंगे IV। तो अब 14 को किस तरीके से लिखेंगे? XIV। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि रोमन संख्यांक क्या होते हैं और किस प्रकार हम हिंदी अरेबिक संख्याओं को रोमन संख्याओं में बदलते हैं एवं रोमन संख्याओं को हिंदी अरेबिक संख्याओं में बदलते हैं। अगली वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। D की रोमन संख्यांक में क्या मान है? ऑप्शंस हैं A 500, B 100, C 50 या D 10। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A 500। 4 को रोमन संख्यांक में किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C। किसी भी रोमन संख्यांक की पुनरावृत्ति कितने बार से ज्यादा नहीं की जा सकती है? ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 4 या D 5। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B 3। XXIV इस रोमन संख्यांक का मान हिंदू अरेबिक संख्यांक में कितना होगा? ऑप्शंस हैं A 26, B 25, C 24 या D 23। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C 24। 40 को रोमन संख्यांक में किस प्रकार लिखा जाएगा?
चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, XL। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पूर्णांक का चौथा भाग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे पूर्णांकों के गुणन के बारे में। तो आइए डालते हैं नजर सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणन पर। तो जैसा कि आपके सामने ये उदाहरण दे रखा है, इसमें एक धनात्मक पूर्णांक को जब दूसरे धनात्मक पूर्णांक के साथ गुना किया तो आपको उत्तर में पाया जाने वाला पूर्णांक भी धनात्मक मिला। आसान तरीके से यदि याद करना चाहें तो प्लस को जब गुना करते हैं प्लस से तो आंसर में या उत्तर में आपको प्लस ही प्राप्त होगा। और यह कथन यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। सबसे पहले हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया -3 और उसको गुना किया एक धनात्मक पूर्णांक 5 से। तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार की माइनस का चिन्ह जो है वो बाहर रह जाएगा और 3 गुना हो जाएगा 5 से, जिससे कि हमें प्राप्त होगा -15। यानी जब आप माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो आपको माइनस प्राप्त होगा। और यदि इसी के क्रम में परिवर्तन हम ले आए, यानी एक धनात्मक संख्या को गुना कर दें एक ऋणात्मक संख्या से, जैसे कि यहाँ हुआ धनात्मक 3 को गुना किया गया ऋणात्मक 2 से, तो ठीक जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ जाएगा और 3 गुना 2 हो जाएगा। उत्तर में प्राप्त हुआ -6। यानी जब आप एक धनात्मक चिन्ह को एक ऋणात्मक चिन्ह से गुना करेंगे तो उत्तर में आपको एक ऋणात्मक चिन्ह ही प्राप्त होगा। अब अगर हम आगे बढ़े और जानें कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन को व्यापक रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो आपके सामने है ऋणात्मक 1 को गुना किया गया धनात्मक b से, तो ये बराबर होगा धनात्मक 1 को गुना किए जाने पर ऋणात्मक b से। और दोनों का ही उत्तर एक जैसा होता है कि ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ जाता है और दोनों संख्याओं का आपस में गुना हो जाता है। यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो आपके सामने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया गया -17 और उसको गुना किया गया एक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक -10 से, जिसको हल करने पर प्राप्त होता है धनात्मक 170। यानी जब एक ऋणात्मक चिन्ह गुना होगा दूसरे ऋणात्मक चिन्ह से, उत्तर में आपको एक धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा कहती है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 या अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल।
अब जैसे आपके सामने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखा गया -5 और उसको गुना किया गया -3 से, तो आपको प्राप्त हुआ 15। क्यों? क्योंकि एक ऋणात्मक चिन्ह को जब दूसरे ऋणात्मक चिन्ह के साथ गुना किया जाता है तो उत्तर में हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक -5 को गुना किया गया दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक -3 से, और फिर इसको गुना किया गया एक और ऋणात्मक पूर्णांक -2 से। तो -5 और -3 ऊपर हमने देखा कि 15 हो गया था गुना होके, और 15 को जब -2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -30। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक -5 को गुना किया गया -3 से, यानी ये तो जो है गुना होकर 15 हो जाएगा। फिर जब उसको गुना करेंगे -2 से तो ऊपर हमने देखा कि क्या आ गया था -30। अब -30 को एक और ऋणात्मक पूर्णांक जब -1 से गुना करेंगे तो दोनों ऋणात्मक चिन्ह गुना होकर धनात्मक चिन्ह हो जाएंगे और 30 गुना 1 हो जाएगा 30। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला, जरा गौर से देखिएगा। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। -5 -3 पूर्णांक कितने हैं ऋणात्मक? 2, और 2 क्या होती है? सम संख्या होती है। तो जब भी सम ऋणात्मक यानी जैसे कि 2 है यहाँ पर, तो 2 अगर संख्याएं यानी 2 ऋणात्मक पूर्णांक गुना हो रहे होंगे तो आपको परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो धनात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कितने ऋणात्मक पूर्णांक लिए थे? 3, और 3 क्या होती है? विषम संख्या। तो जब संख्या जो है पूर्णांकों की वो एक विषम संख्या होगी तो उत्तर में जो आपको प्राप्त होगा वो एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक, 2, 3 और 4 ऋणात्मक पूर्णांक है, और 4 क्या होती है? सम संख्या होती है। और यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो उत्तर में हमेशा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त किया जाता है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो में आपको सभी विषय अच्छे से समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संक्षेप में कि आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा पूर्णांकों के गुणन के बारे में, कि किस प्रकार से 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन होता है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन होता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांकों का गुणन होता है, और 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर किस प्रकार से आप परिणाम में आने वाली पूर्णांक की जो चिन्ह है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण के बारे में। तब तक घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। -3 गुना 5 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए 15, बी 30, सी -20 या डी -15। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -15। -3 गुना -2 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए 6, बी -6, सी -12 या डी 12। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। -5 गुना -3 गुना -2 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए 20, बी 30, सी -30 या डी -20। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -30। -2 गुना +3 गुना -4 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए -24, बी 24, सी -21 या डी -36। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 24। -2 गुना 9 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए 20,
बी 30, सी -20 या डी -18। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -18। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पूर्णांक का 5वां भाग। पिछली वीडियो में हमने जाना कि पूर्णांकों का गुणन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण के बारे में, जिसमें पहला गुण होगा गुणन का समृद्ध गुण। तो आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। यदि एक पूर्णांक ऋणात्मक 5 को गुणा किया जाए दूसरे पूर्णांक धनात्मक 3 से, तो उत्तर में प्राप्त होता है -15, यानी ऋणात्मक 15। तो जब आप एक पूर्णांक को गुणा करते हैं दूसरे पूर्णांक से, तो परिणाम में भी आपको एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, यानी पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला गुण गुणन का क्रम विनिमय गुण। तो पहले इसे हम समझेंगे उदाहरण की सहायता से। उदाहरण में कहा गया है ऋणात्मक 5 को गुणा किया जा रहा है धनात्मक 3 से और परिणाम में आया ऋणात्मक 15। अब यदि धनात्मक 3 को गुणा किया जाए ऋणात्मक 5 से, तो भी आपको परिणाम में -15 प्राप्त होगा। ये हो क्या रहा है? असल में हुआ ये कि जब आपने -5 को धनात्मक 3 या फिर +3 से गुणा किया तो आपको -15 प्राप्त हुआ, और अगले उदाहरण में केवल पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन लाया गया, यानी +3 या फिर धनात्मक 3 को गुणा किया जा रहा है ऋणात्मक 5 से, तो भी आपको ऋणात्मक 15 ही प्राप्त हो रहा है। यानी आप यदि पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करके गुणा करें तो परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला गुण गुणन का साहचर्य गुण। तो -3 को जब आपने गुणा किया -4 से और फिर इसको गुणा किया +5 से, तो हमने इसमें पहली स्थिति देखी कि आपको पहले गुणा करना है -4 और +5 को, और जो परिणाम आए उसको गुणा करना है -3 से। तो -3 ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा, और -4 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -20, और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणन होता है वो धनात्मक होता है, तो उत्तर में मिल गया 60। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर से वही 3 पूर्णांक लेते हैं, लेकिन स्थिति में थोड़ा परिवर्तन करते हैं। अब हम पहले -3 और -4 का गुणन करेंगे और जो परिणाम प्राप्त होगा उसका गुना होगा धनात्मक 5 से। तो जैसा कि हमको पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन जो होता है वो धनात्मक होता है। तो 4 3 से गुना हुआ तो 12, और ऋणात्मक ऋणात्मक हो गया धनात्मक। तो जब आप 12 को 5 से गुना करेंगे तो आपको 60 प्राप्त होगा, यानी दोनों ही स्थितियों में परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो गुणन का जो साहचर्य गुणन है ये यहाँ पर सत्य सिद्ध होता है, और पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वितरण गुण। वितरण गुण में आप -3 एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा कर रहे हैं दो संख्याओं के योग से। तो जब आपने इसको हल किया तो -3 आया वैसे का वैसा, और 4 + 5 हो गया 9। तो जब आप -3 को 9 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा -27। अब थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। पहले हमने क्या किया था, दोनों संख्याओं का योग लिया और फिर उसको -3 से गुणा किया। अब हम क्या करेंगे, -3 को एक एक करके दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे और फिर उनका योग लेंगे। तो -3 × 4 हुआ -12, और -3 × 5 हुआ -15। तो आइए अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो -12 को जब हमने जमा किया -15 से तो प्राप्त हो गया -27। दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक सा है। तो चाहे आप दोनों संख्याओं का योग करके फिर गुना कीजिए, या फिर
दोनों संख्याओं से अलग अलग गुना करके योग कीजिए, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये केवल योग के लिए ही नहीं बल्कि व्यवकलन के लिए भी सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, शून्य का गुणात्मक गुण। तो यदि आप 3 को गुना करें शून्य से तो भी आपको शून्य प्राप्त होगा, और शून्य को गुना करें 3 से तो भी आपको शून्य प्राप्त होगा। यानी एक धनात्मक संख्या को जब आप शून्य से गुना करेंगे, क्रम कुछ भी हो, आपको शून्य प्राप्त होगा। और ठीक उसी प्रकार जब आप एक ऋणात्मक संख्या को शून्य से करेंगे तो भी शून्य, और शून्य को यदि ऋणात्मक संख्या से गुना करेंगे तो भी शून्य ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुणात्मक तत्सम। तो इसमें यदि आप किसी भी धनात्मक संख्या को 1 से गुना करेंगे तो आपको परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी, और यदि 1 किसी धनात्मक संख्या से गुना होता है तो भी परिणाम वही होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप एक ऋणात्मक संख्या को 1 से गुना करेंगे तो परिणाम में वही ऋणात्मक संख्या आएगी, और यदि 1 को किसी ऋणात्मक संख्या से गुना करेंगे तो भी परिणाम वही रहेगा। यानी 1 जो है वो गुणात्मक तत्सम कहलाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पूर्णांकों के गुणन के विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में। पहला समृद्ध, फिर क्रम विनिमय, फिर साहचर्य, और उसके बाद जाना शून्य का गुणात्मक गुण और गुणात्मक तत्सम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णांकों का विभाजन किस प्रकार होता है और पूर्णांकों के विभाजन के क्या गुण होते हैं। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -7 गुना डैश बराबर 42। ऑप्शंस हैं A -6, B 3, C -2 या D 6। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A -6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -81 गुना डैश गुना 15 बराबर 0। ऑप्शंस हैं A -1, B -15, C 0 या D -15। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C 0। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -37 गुना डैश बराबर -37। ऑप्शंस हैं A 37, B -1, C 1 या D -37। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन C 1। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -8 गुना -9 बराबर -9 गुना डैश। ऑप्शंस हैं A 0, B -8, C -9 या D -1। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B -8। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 गुना डैश बराबर -99। ऑप्शंस हैं A -3, B 3, C 9 या D -9। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन D -9।
पिंटू, आज स्कूल में क्या सीखा? आज स्कूल में क्या सीखा? पापा वो कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को चारा देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ। तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं। का पिंटू? ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में काका सीख रहा है, उस सब बात की जानकारी रखना। भक, का मजाक करते हैं जी? ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं का भाग 4। इसी पाठ के पिछले वीडियो में हमने जाना परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने जाना परिमेय संख्याओं के योग के गुण और परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में, जिसमें विषय होगा परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण। तो शुरू करते हैं इस विषय के साथ। और आपके सामने एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी के पहले स्तंभ में हम गुणों के नाम लिखेंगे, फिर उन गुणों पर आधारित हम कुछ उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि गुणन के गुणों में यह सत्य है कि नहीं है। पहला गुण है समृद्ध गुण। समृद्ध गुण के लिए हमारा उदाहरण होगा, एक हमने परिमेय संख्या ली 2/3 और उसको गुना किया दूसरी परिमेय संख्या 5/7 से, तो उत्तर में आपको प्राप्त हुआ 10/21, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी हमने सीखा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। यानी गुणन के लिए समृद्ध गुण जो है वह सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण क्रम विनिमय गुण। तो इसका उदाहरण होगा, आप एक परिमेय संख्या लेंगे 2/3, उसको गुना करेंगे दूसरी परिमेय संख्या 5/7 से, तो आपको प्राप्त होगा 10/21। अब यदि क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर संख्याओं का गुणन किया जाए तब देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने दूसरी जो परिमेय संख्या 5/7 है उसको पहले लिखा और उसको गुना किया पहली परिमेय संख्या 2/3 से। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 10/21। यानी दोनों ही स्थितियों में परिणाम में आने वाली परिमेय संख्या जो है वो एक जैसी है। तो हमने ये सीखा कि यदि आपको दो परिमेय संख्या दी है और आप उनके क्रम में परिवर्तन करके गुणन करेंगे तो भी परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी गुणन के गुणों में क्रम विनिमय जो है वह सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण साहचर्य गुण। साहचर्य गुण के उदाहरण में हमने एक परिमेय संख्या ली -5/3, उसको गुना किया दूसरी परिमेय संख्या 7/4 से और फिर उसको भी गुना किया एक तीसरी परिमेय संख्या 2/9 से। तो पहली स्थिति में आप पहले -5/3 को गुना करेंगे 7/4 से और जो भी आपका परिणाम आएगा उसका आप गुना करेंगे 2/9 से, तो आपको प्राप्त होगा -35/54। अब अगर इन्हीं परिमेय संख्या को रखते हुए हम एक दूसरी स्थिति का उपयोग करें, यानी पहले जो बाद की दो परिमेय संख्याएं हैं 7/4 और 2/9 उनको गुना कर ले और फिर उसका जो परिणाम आए उसको गुना करें पहली परिमेय संख्या -5/3 से, तो उत्तर में आएगा -35/54। यानी परिमेय संख्याओं के गुणन में साहचर्य गुण जो है वो है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला गुण, गुणात्मक तत्सम। इसमें यदि आपको एक परिमेय संख्या दी है -1/4 और आपने उसको गुना किया 1 से, तो उत्तर में आपको क्या प्राप्त होगा? उत्तर में आपको प्राप्त होगा -1/4। और यदि आप 1 से गुना करें उसी परिमेय संख्या -1/4 को, तो आपको क्या परिणाम प्राप्त होगा? -1/4। जैसा कि हमने देखा था क्रम विनिमय में, कि यदि क्रम में परिवर्तन लाया जाए तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन इसे यदि हम व्यापक रूप में कहना चाहें तो किसी भी परिमेय संख्या a/b के लिए जब हम उसको 1 से गुना करते हैं तो हमको वही परिमेय संख्या उत्तर में प्राप्त होती है। तो हर एक परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्सम जो होता है वह 1 होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि a/b को हमने 1 से पहले गुना किया था और अब यदि मैं 1 को a/b से गुना करूं तो भी उत्तर में a/b ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला और अंतिम नियम, गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें यह कहा गया है कि आप एक परिमेय संख्या ले लीजिए 7/11। अब उसे ऐसी किस संख्या से गुना किया जाए कि जो उत्तर हो वो हमारा 1 आए? सोचिए। अब जिन्हें समझ आ गया बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं समझ आया चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यदि आप 7/11 को उसके व्युत्क्रम यानी 11/7 से गुना कर दे तो 7 से 7 कटेगा, 11 से 11 और परिणाम में आपको 1 प्राप्त होगा। तो इससे हमने सीखा कि 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो 11/7 है। यानी किसी भी परिमेय संख्या a/b के लिए जो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? वो ऐसे होगा कि a/b को हम ऐसी किस संख्या से गुना करें कि मान हमारा 1 आए। तो इसके लिए हमें उस संख्या का व्युत्क्रम लेना होता है। तो b/a से हमने जब गुना किया तो हमें मिल गया 1, यानी a/b का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वह b/a है। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त हुई। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमने जाना परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण, जिसमें हमने क्या क्या देखा? समवृत्त, क्रम विनिमय, साहचर्य, गुणात्मक तत्सम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में भी हम गुणधर्मों की ही चर्चा करेंगे, किंतु अब की बार होंगे परिमेय संख्याओं के विभाजन के गुण। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। घर जाइए, निरंतर अभ्यास करते रहिए प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का, और किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं a -1/5, b -5/1, c -5, d 1/5। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1/5। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं a -1, b 1, c 0 या d 2। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -1। -11/19 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए 11/19, b 19/11, c -19/11 या डी -11/19। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -19/11। मान ज्ञात कीजिए। 2/5 गुना -21/28 गुना
15/30 गुना 7/-35। ऑप्शंस हैं ए 3/300, बी 3, सी 4 या डी 5। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3/300। मान ज्ञात कीजिए। 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। ऑप्शंस हैं ए 1, बी 3, सी -12/35 या डी 5। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी -12/35।